इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देख लेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना, कैसे इसको विकसित किया जा सकता है उसकी बात कर लेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कल भी बताया था। अगर इसके बारे में डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना, यही क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसके अंदर ये क्षमताएं हैं, इसका मतलब है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसके अंदर। ठीक है, तो डेनियल गोलमैन का नाम सुना आपने? गोलमैन का नाम सुना होगा। ठीक है, ये गोल थे इसलिए इनका नाम गोलमैन रख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाम है इनका। ठीक, डेनियल गोलमैन, इन्होंने बताया कि देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसकी लर्निंग की जा सकती है, मतलब सीखा जा सकता है, और इसको सीखने के अलग अलग तरीके बताए हैं। कैसे व्यक्ति सीख सकता है, तो इसमें एक तरीका है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कॉग्निटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? संज्ञानात्मक, बताया था कि नहीं? संज्ञान में होना। दूसरा तरीका बताया इन्होंने इमोटिव। भावनात्मक तरीके से। और तीसरा तरीका है नहीं दरअसल, पर जोड़ के देख लेते हैं, बिहेवियर। इसलिए डोडेड बिहेवियरल। ठीक है, व्यावहारिक, ये मान लीजिए तीसरा तरीका। तीन तरीके होते हैं। तो बात कर लेंगे कॉग्निटिव की। इसमें क्या है, नॉलेज होना चाहिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों से आता है। तो इसलिए क्या है, ये फैक्ट और कंसेप्ट, फैक्ट और कंसेप्ट पर आधारित है। आपको किसी तथ्य के बारे में जानकारी है, किसी का लॉजिक पता है, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से अपने तथ्यों को, उन तथ्यों को शामिल करके किसी एक व्यक्ति को अपनी बात के लिए मनवा सकते हैं। तो जब आप बात मनवा रहे हैं, ठीक है, तथ्य प्रस्तुत करके, कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करके, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के दरमियान ये सीखी भी जाती है। आपको किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि भारतीय अगर परिवारों की बात करें, तो बोला जाता है कि जो दैनिक वस्तुएं इस्तेमाल में लाते हैं, तो डाबर लाल दंत मंजन, पार्ले जी का बिस्किट, ठीक है, या छोटे बच्चे जैसे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। अगर आप छोटे बच्चे से चॉकलेट या बिस्किट छीनेंगे या उनको नहीं दिलाएंगे तो खूब हल्ला करेंगे, ठीक है। पर आपको पता है कि चॉकलेट खाने से
या बिस्किट खाने से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, तो बच्चों को बताएंगे ये चीज। हालांकि बच्चा मानेगा नहीं एक बार में, और उसको बताया जाएगा ये चीज, बार बार बताएंगे तो कभी ना कभी वो सीख ही जाएगा कि नहीं खाना है इसको। तो ये भी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप तथ्यों से, कॉन्सेप्ट से उसको समझ पा रहे हैं। आपको जब पता ही नहीं होगा कि क्या चॉकलेट बिस्किट खाने से नुकसान हो सकता है, तो आप बता भी नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते हैं तो दूसरे को अपने तरीके से चला भी नहीं सकते हैं, मोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव तरीका है लर्निंग का, किसकी लर्निंग का, इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो उसमें एक तो फैक्ट और कंसेप्ट, इन दोनों से सीखा जा सकता है। तो बताइए आसान है या कठोर है, मुश्किल है सीखना, इसको विकसित करना? बताइए, ये आसान है या मुश्किल है? फैक्ट कंसेप्ट को सीखना आसान है, इनके द्वारा सीखना किसी चीज को आसान है या मुश्किल हो जाता है? बताइए, बोलो। आसान है, वो चीज लिखिए, आप सीख लोगे आराम से। फैक्ट कंसेप्ट ये आसान है, आसान है। अब बताइए, इसे सीखने में ज्यादा समय लगेगा या कम समय? कम समय लगेगा, जैसे आपको पता है कि ये तथ्य है, आपने सीख लिया, बहुत कम समय लगता है। तो इसे सीखने में कम समय लगता है, इसे सीखने में कम समय लगता है, इसे सीखने में कम समय लगता है। ठीक है, अब आता है इमोटिव, दूसरा तरीका, नाम से ही हम देख पाएंगे, भावनात्मक। तो दरअसल ये कठोर है, कठोर इसलिए है क्योंकि आपने देखा हो कुछ व्यक्ति क्या है, किसी को भावुक कर देते हैं, तो यूं नहीं कि बस उसको कुछ पता ही नहीं, तथ्य पता है, सिर्फ वो तथ्यों के आधार पर ऐसा हो सकता है। उसको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति को कब किस टाइम हमें भावुक करना है। जैसे आपने कभी कभी ऐसा होगा कि कभी कभी आपने स्टोरी सुनी होगी, स्टोरी सुन रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और स्टोरी सुनते सुनते या कोई मूवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो जो सीरियल को, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसको बनाया होगा, लिखा होगा, तो जो लेखक है, राइटर है, वो लिखते समय वही निर्धारित कर लिया होगा कि मुझे कहाँ पे अपने दर्शकों को, ऑडियंस को कहाँ पे बात को चुभाना है, मतलब कहाँ पे दर्शकों को बात लगी। जैसे आप में से भी कई लोग ऐसे हैं होंगे कि सीरियल या मूवी या कोई अपना वीडियो देख के रोए होंगे, है हुआ कि नहीं ऐसा कभी? कितने लोग ऐसे हैं जो मूवी देख के रोए हैं? कौन सी मूवी देखी थी? देश में। अच्छा, और आपके? वही दोनों हैं, ट्विंस। अच्छा, तो सब मूवी को देख के रोना आया था, इनको देख के रोना आया था? इनको देख के रोना नहीं आया था, मूवी को देख के रोना आया था। अच्छा, आप बताओ। बागवान देख के? उसमें क्या है ऐसा? कब? घर से निकालते हैं? अच्छा, आप बताइए। अच्छा, कौन सा सीन था?
जी हाँ। देखिए शाहरुख चला जाता है, कभी खुशी कभी गम। और कोई रोया है कि नहीं? आप रोई हैं आप? नहीं, आप नहीं है समझते आप? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे तो ये लोग जो है इनके अंदर इमोशन नहीं है क्या? ठीक है, तो यही है कि जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसी से हम समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता कि किसी व्यक्ति के मन में को उखाड़ फेंकना, उसके मन पे चोट मारना, कि कब व्यक्ति को रोना आ जाता है। आपने एक देखा होगा गोदान का नाम सुना आपने? पढ़ी भी होगी, कहानी सुनी? प्रेमचंद महाराज, मुंशी प्रेमचंद, इसमें मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, साथ किरदार निभाया अभिनेता का राजकुमार में। राजकुमार को तो जानते हो ना, राजकुमार और फिर जानी। इन्होंने बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, इसको भी आप समझेंगे देखेंगे तो रोने लगेंगे। इस तरह की जो है कहानी है। तो ये आसान होता है या कठोर होता है, इसको समझना। कौन व्यक्ति कहाँ, हम किसको कहाँ चोट पहुंचाएंगे, कहाँ उसके मन पे बात को लगाएंगे, इसको समझने का मतलब है कि व्यक्ति को समझ लेना, व्यक्ति के मन को पढ़ लेना। तो इतना आसान तो है नहीं, कठोर होता है। अच्छा, ये आ कैसे सकता है, मतलब सीखा कैसे जा सकता है? अभ्यास से सीखा जा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि फैक्ट है आपके पास, कंसेप्ट है, उससे सीख ले जाएंगे, अभ्यास से सीखा जाएगा। अभ्यास से मतलब धीरे धीरे व्यक्ति को समझेंगे क्या है, जिसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि किसी व्यक्ति की नब्ज को समझ लेना, पढ़ लेना। और जब आप उसकी अच्छाई बुराई कमजोरी मजबूती समझ लेते हैं तो फिर उसके साथ आप खेल भी सकते हैं, जिसको आप आसान भाषा में मजाक बोलते हैं। आपने कभी ऐसा किया किसी को मजाक मजाक में रुला दिया हो? मजाक कर रहे हैं आप और रुला दिया हो, ऐसा तो हुआ कि नहीं? कब, क्या हुआ था, कैसा मजाक किया था, कैसा मजाक किया था? ऐसे किया था, बहन के उसको रुलाया था। अच्छा, क्या बोले थे, कैसे उसको चिढ़ा रहे थे इसके बात को लेकर? अच्छा, हाँ होता है। जैसे कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि उसने बोल दिया कि आज से ब्रेकअप, छोड़ के जा रही हैं, आप रोने लगे, पाँव में गिर गए, फिर उसने कहा मजाक था ये तो, क्योंकि उनको पता चल गया कि मतलब छोड़ के जाने वाला है नहीं। कमजोरी का आपकी पता चल गया कि थोड़ा सा ये बोलेंगे छोड़ के जाने के लिए तो ये जो है समंदर बहा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित भी कर रहे हैं और उनको समझ पा रहे हैं, उनसे खेल रहे हैं। तो एक पल में आएगा या अभ्यास से आएगा? अभ्यास से आएगा। तथ्य के बारे में तो नहीं आएगा कि आपको पता है कि हाँ ऐसे हो जाता है, आपको ये जानकारी है, ये तथ्य है, कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी की कमजोरी को, आपकी किसी की मजबूती को, किसी की भावनाओं को समझ लेंगे तो आप उसको अपनी तरीके से चला लेंगे, ये आपको पता है। तो क्या आप किसी अनजान व्यक्ति पे ये इस्तेमाल करके उसको अपनी तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं, जब तक उस व्यक्ति के बारे में न जानकारी हो। समझे? तो ये क्या आएगा? अभ्यास से आता, अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो रखी है बिहेवियर, इसमें आते हैं वर्च्यू, मतलब
सद्गुण, 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 सद्गुण में बताइए, आप बताएंगे सद्गुण में कौन कौन से वो गुण आएंगे, बताइए। नहीं बता, अरे उम्मीद नहीं थी आपसे, आप बताइए। सद्गुण का नहीं पता है, सच में नहीं पता, आप बताएं। और बताइए, आप बताइए। पता नहीं पता, अरे बताओ। वर्च्यू, और और सब आ जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। सर्वगुण, सारे अच्छे गुण हैं, आप बताइए। नहीं बता है, अब वही पूछ रहा हूँ, जो अच्छे गुण कौन कौन से हैं। चोरी करना पाप है, नहीं पाप है, चोरी करना तो पाप है। जैसे वर्च्यू में होते हैं विनम्रता, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, सहिष्णुता, संयम, ये सब गुण रखे जाते हैं। न्याय की बात जो करे वो रखे जाते हैं। बैठ जाइए। सहिष्णुता, विनम्रता, संयम, न्याय, ये सभी गुण आएंगे सद्गुणों में। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर सहनशीलता का भाव है, मतलब सहिष्णुता, सहिष्णुता या सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर बात को, हर गलत बात को भी सहन करते रहें, हर गलत कहते को सहन करते रहें, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि छोटी सी बात पे आप जो है आग बबूला हो गए और कहने लगे नहीं बहुत हो गई, ये हमारी सहनशीलता की हद थी। सहनशीलता का मतलब यह है कि जहां तक जायज है, अर्थात जहां तक आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, चोट ना लगे, वहां तक ठीक है, वहां तक सहन कर लेनी चाहिए। कोई गाली दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गाली से आपका क्या नुकसान हो जाएगा। अगर आप सोचो आपको गाली दे दिया, आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा या आपकी रेपुटेशन खराब हुई, दरअसल वो है नहीं मामला। मामला ये है कि दरअसल उसने अपनी औकात दिखाई है, उसने अपने संस्कार दिखाए हैं, और किस स्तर का व्यक्ति है उसने अपने स्तर को दिखाया है। देखिए अक्सर हम कब किस पे नाराज होते हैं, कब किस पे गुस्सा होते हैं, हम कब किस परिस्थिति में गुस्सा होते हैं। एक परिस्थिति ये है कि जब हमें झुंझलाहट तब पैदा होती है जब हम वास्तव में उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं या उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, तो झुंझलाहट आने लगेगी, देखो तुच्छ समझने लगते हैं अपने आप को, झुंझलाहट पैदा होने लगेगी, ईर्ष्या पैदा होने लगेगी, क्रोध आएगा। वही करता है व्यक्ति जो जब गाली देता है तो और कुछ चलता नहीं उसका, बस उसकी सारी शक्तियां खत्म, तो फिर एक शक्ति काम करती है उसकी जुबान, जुबान से दबाना चाहता है। आपने देखा हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
और झूठ बोल रहे होते हैं, झूठे होते हैं, तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, जोर जोर से झूठी बातें बताएंगे ताकि ये लगे कि मैं सच्चा हूं। तो चिल्लाने से सच दबेगा तो है नहीं, दब जाता है। सच तो सच होता है, आप कितना टाइम उसको बरगला सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो अपना स्तर ही बता रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जहां तक आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे वहां तक चीजों को, वहां तक बातों को सहन कर लेना ठीक रहता है। उससे क्या होगा कि क्षति नहीं होगी, आप मानसिक तनाव में नहीं आएंगे, आपकी शारीरिक क्षति नहीं होगी, शारीरिक नुकसान नहीं होगा। गाली दी, अगर सोचिए किसी ने गाली दी और आपने भी जो है गाल दी, तो युद्ध होना है, खींचातानी होगी, झगड़े होंगे। एक तो टेंशन, दूसरा जो झगड़े होंगे तो शारीरिक क्षति भी होगी, हाथ पैर भी टूटेगा, कहीं ना कहीं चोट लगेगी कहीं ना कहीं। तो उससे बेहतर है कि गाली दी है, दिक्कत है, उसने अपनी औकात दिखा दी, अब उस व्यक्ति से बच के रहो। उसने अपना स्तर दिखा दिया। यही गांधी जी के अंदर ही मौजूद, तो आप गांधी जी को पढ़ेंगे इसी में, तो बोलते ना कि मुंह नहीं लगना चाहिए जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वास्तव में समाज में जीना ही नहीं आता। कहावतें भी हैं, जैसे कुत्ता काट ले तो उसके थोड़ी ना काटना चाहिए। कितने लोग काट लेंगे? काट सकते हैं आप लोग? नहीं काट सकते ना। तो जो बेकार चीज है फिर आप उसी चीज का उच्चारण क्यों करेंगे? नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना वही बात है कि जहां तक आपके आत्मसम्मान को ठेस होना चाहिए। और जैसे कोई आपके चरित्र पे उंगली उठा रहा है और आप है नहीं ऐसे, और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको कोई चोर बोल रहा है, आप है नहीं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तब तो ये गलत है ना। तब उंगली उठेगी कि नहीं? तब भी ये नहीं कि मुंह तोड़ दिया जाए, समझे? आप पे इल्जाम लगा, साबित आप कर देंगे अगर आप अपनी जगह सही हैं। तो वो झूठ बोल रहा है तो झूठा साबित हो जाएगा, समझे? विनम्रता वही कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, संयम रखना। जैसे आप में से अभी बताते हैं कितने लोगों के पास संयम है, संयम नाम की चीज है कि हाँ संयम जो है हमारे अंदर है, संयम नाम का गुण है। कितने लोगों के पास है? संयम का मतलब है कि अपने मन की स्थिति को, जैसे मन भटकता है ना, उसको काबू में कर लेना, बस ये समझ लीजिए सीधे सीधे। कितने लोग कर लेते हैं ऐसे कि मन को भटकने नहीं देते हैं, भटकता है तो काबू कर लेते हैं। चार ही लोग हैं, बाकी के मन भटक रहे हैं। मन भटकना, आत्मा भटकना, तो बोला जाता भटकती आत्मा, मतलब बाकी सब लोग भटकती आत्मा है। चलो ठीक है, आप में से कितने लड़कियों से पूछ रहे हैं, कितने हैं आप में से गोलगप्पा खाना पसंद करते हैं, गोलगप्पा खाते हैं? अरे ये तो एकदम विपरीत हो गया, पसंद है। अच्छी बताइए, चलो ये तो एकदम उल्टा हो गया, मुझे लग रहा है सारी लड़कियां हाथ उठाएंगी। देश बदल रहा है। मीठा खाना पसंद है क्या? लड़कियां सामान्यतः जो है अपना नमका वगैरह ये सब चीजें, चाट वगैरह, तीखा, ये सब चीज पसंद करती हैं। तो आप खुद ही बता दीजिए सर्वसम्मति से, आपको एक कॉमन चीज होगी जो सबकी लड़की की पसंद होती है, खाने में क्या पसंद है? मतलब जिसको लगता है कि जैसे सामने आ जाए खाने की वो चीज तो लार टपकना शुरू हो जाए, ये वाला भाव। ऐसा है कोई खाना आपका मन पसंदीदा भोजन, ऐसा भोजन हो, स्नैक्स हो, कोई भी ऐसा? आप बताइए। मंदाकिनी। छोले भटूरे। आप? एक बताइए। हाँ ये बताइए क्या? अच्छा,
चलो आपने चाय बोला, मैं तो कुछ और समझ रहा था। आपका जो लहजा था कि सर खाने में तो कुछ इतना वैसे कुछ पसंद नहीं है, चखना वखना पसंद नहीं है, और पीने में जो एक आध पैक चल जाता, पैक चल जाएगा चाय। चलो ठीक है, आप बताएं। डोसा। आप? पाव भाजी। अच्छा, आप तो मुंबई से है ना? ये देखिए पाव भाजी तभी पसंद है। हाँ, दोनों एक ही कॉमन। आप बताइए। बर्गर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? केरल चले जाइए सीधे। ठीक है, कहने का ना तीखा एक ही है, सब कुछ मिला के, छोला भटूरा हो, पाव भाजी हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, जो भी है सब है। आप सोच के देखिए, आपके सामने ये जो आपकी पसंदीदा आपने बताए हैं डिश ये आ जाए तो राल टपकने लगेगी कि नहीं? मुंह में पानी तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आ जाएगा। और आपको डॉक्टर ने बताया कि ये नहीं खाना है, तो कितने लोग खा लेंगे? आप में से कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा बहुत खा लेंगे। आप बिल्कुल नहीं खाएंगे? अरे डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पड़े ऐसे। बस बोला डॉक्टर ने कि आप अगर खाएंगे तो आगे भविष्य में नुकसान हो सकता है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बस सामान्य आपने चेकअप कराया तो बताया कि ये चीजें नहीं खानी, तली भुनी नहीं खानी। खा लेंगे आप? खा तब तो हम भी खा लेंगे। आप बताइए। खा ही लेंगे। आप बताइए। चाय पी लेंगे? नहीं, मैंने नहीं है। आप मतलब नॉर्मल आपने चेकअप करा लिया तो डॉक्टर ने कहा आप जो है चाय नहीं पी सकती हैं। कम पी लेंगे। आप बताइए। छोला भटूरा बिल्कुल नहीं खाएंगे? अरे मतलब आप बीमार नहीं है, ये तो पता है ना, बीमार नहीं है। हाँ, उसमें आपने चेकअप कराया तो लगा कि अगर आप खाएंगी छोला भटूरा तो आगे बीमार पड़ सकती हैं, अभी बीमार नहीं है। अरे सोच लीजिए बेटा, हरी मिर्चा कटे हुए हैं बढ़िया, अचार के साथ है, गरम एकदम छोले भटूरे, खुशबू इतनी आ रही है कि पड़ोसी नहीं खाएंगे। देखिए हम लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं, थोड़ा आधा ये मतलब जो क्वांटिटी है उसकी डाउन कर ले रहे हैं। एक दो अपना निवाले खा लेंगे, 2 चम्मच खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घूंट चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ने बोला कि नहीं, चाहे छोले भटूरे में ना कितने स्वादिष्ट बना दिए जाएं, अचार बढ़िया हो, तभी भी नहीं खाएंगे। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह है संयम, रोक लेना खुद को रोक लेना, खुद के मन को नियंत्रित करना, खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। होता है? नहीं होता है। इतने लोगों में एक अपवाद है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये अपवाद होना कोई बुरी बात तो है नहीं। आप खुद ये कहो कि हम अपवाद हैं तब गलत बात है। दुनिया कहे कि मैं हाँ ये व्यक्ति तो अपवाद है तो अच्छी बात है। दुनिया बोले ना कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो रूल सब पे फॉलो होते हैं वो नहीं होते हैं, एकदम दुनिया से हटके हैं, अलग है। आप खुद कहो कि मैं तो अपवाद हूँ सबसे, तो अच्छा नहीं होता है वो। ठीक है, तो खैर संयम का मतलब समझ गए क्या है? अपनी भावनाओं को रोक लेना, नियंत्रित कर लेना। डॉक्टर ने बताया कि हाँ चलो नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। ठीक है, न्याय की बातें करना, न्याय करना, चाहे कोई अपना ही खुद क्यों ना हो, उसने अगर गलत किया है तो आप जो है न्याय करेंगे, न्याय की बातें करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए ये जो सद्गुण है, यह व्यवहारिक है, बिहेवियर है, इसकी लर्निंग आसान होगी या मुश्किल होगी? इन सद्गुणों की लर्निंग आसान होगी या मुश्किल होगी, या बहुत मुश्किल होगी, या कितनी मुश्किल होगी, या कितनी आसान होगी? ये सहनशीलता, विनम्रता, संयम, न्याय आसान है सीखने या मुश्किल है?
मुश्किल है, इतने मुश्किल है या इससे भी ज्यादा मुश्किल है? इससे भी ज्यादा मुश्किल है। मतलब आपके किसी ने एक चाटा मारा तो दूसरा लगवा लेंगे। कितने लोग दूसरा चाटा लगवा लेंगे? नहीं चाटा लगवाएंगे ना, तो आसान तो है नहीं। आप सोच रहे थे कि मूवी में जो है सहनशील हूँ, उसने एक लगा दिया, आपने दो लगा दिए। लगाए में तो आप काट लिए, और कुछ नहीं, कमजोर है तो काट लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। इतना काटेंगे पूरा मांस निकाल लिया उसका, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है। आपको कोई जो है, आपने कहा कि मैं एकदम विनम्र भाव से रहूंगा या रहूंगी, और मुझे ना तो गुस्सा आएगा ना मैं किसी को अपशब्द बोलूंगा। और आपको जो है, आप सफर में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और बस किसी ने जो है आपको श्लोक सुना दिए, क्योंकि आपने उसको रास्ता नहीं दिया, आप रास्ता नहीं दे रहे, निजाम था, आपकी भी कमी नहीं। आपको लगा इतनी पब्लिक में इसने इस तरह से बोल दिया, तो आपने सोचा कि नहीं नहीं विनम्र रहना है। फिर उसने, क्योंकि आप आ गई हैं, फिर उसने 2-3 बार फिर और गालियां दे दी। तो कितने लोग ऐसे हैं कि आप सुनते रहेंगे, फिर सारे सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं, मुंह तोड़ देंगे। तो ये आसान नहीं है सीखना, ठीक है। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? तपस्या करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं? तपस्या। इसके लिए बाबा बनना, बाबा नहीं बनना है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब एक लंबा समय लगेगा। तपस्या का मतलब है कि एक बहुत लंबा समय लगता है इनको सीखने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा लंबा समय की बात जब हम कर रहे हैं तो ये भी देख लेंगे, जो आपकी उम्र है उसमें ये सारी चीजें कम रहती हैं, या जब या आपके माता पिता जिस उम्र में है उस उम्र में ये रहती है, उस उम्र में। मतलब धीरे धीरे समझ जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। कोई आपके मम्मी पापा को, आपने देखा हो कि अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करने की मूड से भी आया तो आपके मम्मी पापा कहते छोड़ो, झगड़ा वाला नहीं, बात खत्म करो। कोई गाली दे दे, आपके मम्मी पापा भी यही बोलते होंगे आपसे कि बेटा कोई गाली दे दे तो बर्दाश्त कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी जुबान गंदी कर रहा है, बोलते कि नहीं? तो एक उम्र लगती है इसमें सीखने में, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि घी को लेके हवन लेके बैठे हो आप, हिमालय पे चले गए। तपस्या का मतलब ये है कि तपना पड़ रहा है, समय देखना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। तपस्या का मतलब यहाँ लंबा समय, ठीक है, लंबा समय। तो गोलमैन ने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के सामान्यतः ये 2 तरीके हैं, इसमें तीसरा तरीका भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, जो हम फैक्ट और कंसेप्ट के द्वारा सीखते हैं, बनाते हैं, विकसित करते हैं, ऐसी भावनाओं को, उनको बोला जाता है कॉग्निटिव इमोशनल इंटेलिजेंस। इनको सीखना आसान है, इसमें कम समय लगता है, क्योंकि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, फैक्ट मिल रहा है या कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसी से आपने सीख लिया। छोटी बातें मगर बड़ी बातें, मतलब मोटी बातें और बड़ी बातें। वो तो सुना नहीं आपने, क्या बोले, शक्तिमान देखिए कि नहीं? शक्तिमान देखिए आप लोग? नहीं, कितने लोग देख, अब तो नहीं आता ना, देखा होगा ना आपने। तो उसमें शक्तिमान जो है, जब सीरियल स्टार्ट होता था लास्ट टाइम बोलते थे, या शुरुआत में भी चलता था, छोटी बातें मगर मोटी बातें, ठीक है। मतलब बातें छोटी भले ही होंगी पर वो बड़ी एक गहनता लेके बैठेंगी अपने अंदर, ठीक है। दूसरा है इमोटिव,
इमोटिव इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है? इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। इसको लिए आपको व्यक्ति को समझना पड़ेगा, व्यक्ति के मन को समझना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, ये कॉग्निटिव से थोड़ा मुश्किल है, मतलब कठोर है, और अभ्यास से आ जाएगा। कैसी चीज है? बिहेवियर, सद्गुण की बात होती है इसमें। ये इन दोनों से ज्यादा समय लेती है, तपस्या मांगती है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सहनशील होना, विनम्रता का भाव, संयम और न्याय की बातें करना, इतना आसान तो नहीं है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे न्याय की अगर बात करें तो होता है कितने लोग ऐसे आप हैं जो एकदम न्याय के सिद्धांत पे चलते हैं कि सर हम न्याय करेंगे। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप यूपीएससी क्लियर कर दें, आपको जिलाधिकारी बना देगा, यहाँ पुलिस कप्तान है, आपके पास एक मामला आता है और मामला ये है कि आपको पता चला कि आपका जो भाई है, आपके भाई ने किसी महिला के साथ बदतमीजी की है, उस महिला ने कंप्लेन दी है, क्योंकि आपका भाई, आपकी फैमिली वहीं पे रहती है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि आप अपने भाई को जेल में डाल देंगे, मुकदमा लिखवा देंगे? कितने लोग ऐसे? सच में जेल में डाल देंगे? कानून तो सबके लिए है। जैसे आपने ये फैसला, जैसे आप ये फैसला ले रही हैं तो बताएंगे तो यही आप अपने भाई को बात करेंगे कि नहीं, ऐसा क्यों किया? तो आपने कहा कि तुझे जेल में डालूंगी यार, तो गलती है, मतलब है, बिल्कुल प्रूफ है। फिर आपके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, नहीं, आपके मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, उनको कहना तो सुन लो, उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ के आ जा चुपचाप। नहीं छोड़ेंगे तो घर मत आना, सारे रिश्ते नाते खत्म, सब खत्म। ना ना, कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहे हैं गलत किया है, 1000 होते हैं, उनका तो ये सिद्धांत है। मैंने कहा होते हैं यार, गलती हो गई, छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज भी तो कोई चीज होती है। वो इस तरह से है क्योंकि उनको पता है कि जेल में कोई भी है, नहीं छोड़ेंगे ना। अच्छा, तो फिर सोच लीजिए, घर से पूरा रिश्ता नाता खत्म है। चलो, घर छोड़ने के लिए तैयार है, आप बताइए। चार सहमत है, घर छोड़ देंगे। जिस भाई की कलाई पर राखी बांधते थे, मतलब आपके लिए जान छिड़कता था, हाँ तो वो तो बात सही है, गलत तो गलत ही है। तो आप अपने जो सिद्धांत से नहीं हटेंगे ना, न्याय के सिद्धांत से, ठीक है? आप में से आप भी नहीं हटेंगे, नहीं, आप सिद्धांतिक है। माँ बाप का, रिश्तेदारों को, सबका दबाव है। मतलब पिताजी ने कहा कि बेटा कोई मतलब नहीं है, इधर आना मत, मुंह मत दिखाना, तब भी नहीं हटेंगे। अरे अगर ऐसा है तो इसको उसमें सैद्धांतिक मानो या व्यवहारिक मानो? तो व्यवहार में तो हट जाएंगे ना। अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं तो व्यवहारिक बोलना चाहिए ना कि हाँ, व्यवहार में अगर ऐसा होगा तो हम नहीं हटेंगे पीछे। सैद्धांतिक तो है ही ये, हट जाएंगे पीछे, नहीं हटेंगे ना, अपने न्याय के सिद्धांत पर अड़ी रहेंगे। चलो ठीक है, अब आप बताएंगे, हट जाएंगे ना, अंतर समझ रही है ना? चलो दूसरी कंडीशन देते हैं, निष्कर्ष भी निकालेंगे। मान लीजिए ये कंप्लेन आई है आपके भाई के खिलाफ,
और मामला यह है कि आपके भाई ने किसी का मर्डर कर दिया है और मर्डर वो पुरुष का किया है, ठीक है, और आप पे दबाव बनना है कि मुकदमा लिखो, जेल में भेजो, जेल में डालो इसको। तो आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपने भाई को जेल में भेज देंगे, जेल में डाल देंगे, मर्डर किया है तब भी। अच्छा हाँ बताइए, घर वालों का दबाव है, फोन आया, पिताजी ने कहा कि बेटा जाने कितने लोग मरते हैं, हो गया, झगड़ा हुआ था, वो भी दूसरे ने भी तो ऐसे किया था, मारपीट हुई थी, मर्डर कर दिया कि बचा लो तुम तो आईपीएस हो, पूरी उम्र जो है जेल में रहेगा, ये पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाई। कम से कम 7 साल की सजा, हो सकता है फांसी भी हो जाए। बताइए तब भी। अरे ये आप बताइए, फांसी तक हो जाएगी? नहीं, चढ़ा देंगे सूली पर, आप हो जाने दो फांसी है। आप मर्डर हालत में क्या हुआ, काट देंगे। नहीं आपने तो सीधे बोला कि हम तो जो है गुंजाइश रखी नहीं। देखिए अगर वास्तव में ऐसा है आप 3 लोगों के अंदर कि हाँ हम जो है न्याय के सिद्धांत पर अड़े रहेंगे, तो नौकरी करना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ समस्याएं आएंगी, गलत बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी चीज अगर ऐसा है तो, मगर आप आने वाले संघर्ष का सामना, तूफान का सामना कर सकते हैं, तो ये फैसले अच्छे हैं और करना भी चाहिए, अच्छी बात है भाई। जिसने मर्डर किया है, जिसने बदतमीजी की है किसी की महिला के साथ, सजा तो होनी चाहिए, सामान्यतः है, न्याय का सिद्धांत तभी है, मगर व्यवहारिक रूप से ऐसे व्यक्ति करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बड़े महान होते हैं, ठीक है। और महानता का जो मार्ग है वो इतना आसानी से नहीं होता है, जो राहें हैं उसकी, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं, पता है कि नहीं। मतलब आपका परिवार टूट जाएगा, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार सब आपसे अलग हो जाएंगे, आपके भाई को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, ये भी तो इल्जाम लगेगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। हर कोई व्यक्ति बोलेगा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। आपके रिश्तेदार, परिवार, आपके मम्मी पापा आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे कि तुझको इसलिए थोड़ी बनाया था पढ़ा लिखा के IAS IPS कि अपने ही परिवार को फांसी पे चढ़ा दे। ये सुनने को मिलेगा। आप बड़े बहुत उनको समझाएंगे कि गलत है, गलत है तो गलत है, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो तब तुम क्या करते, लेकिन वो हम समझ में नहीं आता। हमारे समझ में ये आता है कि इसको बचाना है कि नहीं बचाना है। समझ रहे हैं आप, कितना ही आप कोशिश करेंगे ना समझाने की, वो नहीं समझेंगे उस चीज को। उनको पता है कि इसको बचा सकती हैं तो तुम ही बचा सकती हैं, और इसको सूली पे चढ़ा सकती है, तुम ही से चढ़ा सकती। आप बहुत हर जतन कर लिए पर वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर इसको जेल भेजा तो ऐसा बड़ा जघन्य अपराध किया है, हीनेश कर्म किया है कि इसको फांसी की सजा तो होगी, फांसी नहीं तो उम्र कैद तो होगी, पूरी उम्र जेल में। और हो सकता है कि आपका भाई फिर जेल से निकले सबसे पहला शिकार। तो बहुत बनी थी ना IPS बहुत बनी थी ना, बचा नहीं पाई, और भैया दूज आ रहा है। समझे। तो बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी समस्या आएंगे, तूफान आएंगे, इनको झेलने के बावजूद भी, झेलने के तैयार हैं, उसके बावजूद भी आप अपने न्याय के सिद्धांत पे हैं, तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। पर व्यवहार में सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो अगर आते हैं तो इतना आसान नहीं, इसके लिए समय लगता है और लंबा समय लगता है, तपस्या करनी पड़ती है।
अभी तो आपने एक पल में कह दिया कि हम नहीं डगमगाएंगे, मैं इसको मान के नहीं चल रहा हूँ, सच में आपने ऐसा बोला। आपने यहाँ बोल दिया कि देखिए क्लास में लगा कि हम जो है ठीक है बढ़िया, हमारा रेस्पॉन्स आया कि ये देखिए न्याय के सिद्धांत पे रहती हैं ये लोग, ठीक है। व्यवहार में एकदम फोन करना, कभी ऐसा मामला आया नहीं, मैं तो एक सगे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी किसी रिश्तेदार या आस पड़ोसी का भी ऐसा मामला आ गया ना, गांव के व्यक्ति का भी, तो वहां भी आप जो है ना धर्म संकट में पड़ जाएंगे, वहां भी यही स्थिति हो जाएगी। तब फोन करना कि सर फांसी चढ़ा दें इसको, ठीक है। नहीं ऐसे वाला मैं कुछ बोल ही नहीं सकता तो तुम बोलो कि तुम सीधे बोलो अपनी फैमिली से कि मैं पढ़ाया गया था और उन्होंने बताया था उन सर ने फांसी चढ़ा देना, ठीक है। फिर मुकदमा मुझ पर लिखवाओ, ठीक है। तब डेनियल गोलमैन के सिद्धांत को समझ लिया। इमोशनल इंटेलिजेंस की लर्निंग कैसे होती है वो 3 तरीके बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अभ्यास करना होगा, किन किन चीजों का करना होगा वो भी देख लेंगे इसमें। अभ्यास करना होगा किसके लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए। अभ्यास करना होगा, अब देखें किस किस चीज का अभ्यास करना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए व्यक्ति के अंदर उसको सबसे पहले तो खुद को समझना होगा। खुद क्या है? तो खुद को समझना, खुद को समझना होगा। अब खुद को समझने के तरीके हैं कुछ, जैसे एक तरीका है कि आप जो है डायरी लिख सकते हैं। कितने लोग लिखते हैं आप में से डायरी? डायरी लिखना कितने लोग लिखते हैं डायरी आप में से? एक, दो, आप भी लिखती हैं? नहीं, एक ही लिखती हैं। देखिए डायरी लिखने से फिर उस डायरी को आप पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें समझ में आती होगी कि हम किस लेवल पे हैं, मतलब खुद का मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये किरदार उसमें शामिल हो जाते हैं। जो आप लिख रहे हैं तो अपने आप को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी उस डायरी को व्यक्ति पढ़ेगा तो आपके किरदार को भी समझेगा, आपके बारे में समझेगा। खुद पढ़ेंगे तो खुद भी पढ़ेंगे, समझेंगे अपने किरदार के बारे में कि आपका रोल क्या है। इससे क्या होगा, आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए डायरी लिखने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें झूठ लिख रहे हैं। डायरी लिख रहे हैं मतलब जो चीज, जैसे आपकी पूरे दिन में जो दिनचर्या है, आपकी जो घटना हुई आपके साथ, आपने क्या किया किसी के साथ, आपके साथ क्या हुआ, वही चीजें आप लिख रहे हैं। आपके साथ जो हो गया है और वास्तव में हो, जब डायरी लिखेंगे तो उसमें झूठ नहीं है, झूठ की जगह नहीं है, सच लिखा पूरा। तो डायरी लिखने की जो आदत है, डायरी लिखना, उससे एक व्यक्ति का स्वयं का मूल्यांकन भी होता है, ठीक है। तो डायरी लिखना इसलिए क्योंकि व्यक्ति इसमें अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सके, जिसमें अपना मूल्यांकन कर सके। देखिए इसका मतलब यह है, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, कोई मामला बताते हैं, कोई घटना बताते हैं, तो हम सामान्यतः किसी दूसरे को बात बताते समय कुछ बातें, कुछ तथ्यों को छिपा लेते हैं, पूरा सच नहीं बताते हैं। जैसे कोई आपके साथ हादसा हो गया, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, तो आप किसी को अपनी ब्रेकअप की कहानी बता रहे हैं तो उसमें अपनी कमियां नहीं बताएंगे,
आप सारी कमियां दूसरे की बताएंगे कि वो मुझे समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। सामने दूसरे को बताएंगे तो इसी तरह से आप पेश आएंगे। पर जब डायरी में लिखेंगे इस चीज को, क्योंकि क्या है, जब हम किसी को बता रहे थे सामने से तो डर था ये कि भाई आप अपनी गलती बताएंगे तो सामने लगेगा यार कमी तो तुम्हारे अंदर थी। इस वजह से हुआ है मामला आपके साथ, इस वजह से धोखा हुआ आपके साथ, इस वजह से ब्रेकअप हुआ। पर डायरी में ये डर नहीं है कि सामने वाला आप पे आरोप लगा दे। डायरी तो नहीं बोलेगी, आप निडर होके अपनी बात को उतार सकते हैं, लिख लेते हैं डायरी में। ये डायरी का मतलब आप समझते हैं कि एकदम सेफ है, कोई इसको देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, ये हमारी पर्सनल डायरी है, जिसमें आप सारी हकीकत लिख देते हैं। जो आपके मन में चल रहा होता है, जो चला वो सारा उतार दिया। फिर उसके बाद जब वो डायरी पढ़ेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि आपका किरदार किस तरह का रहा, आपकी जो भूमिका रोल जो रहा वो किस तरह का रहा, आप विलन हुए या हीरो साबित हुए। इसलिए खुद को समझना भी बहुत जरूरी है। उसमें एक तरीका है डायरी लिखना। इससे होगा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। एक व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन आसानी से कर सकता है। दूसरा, खुद को कैसे समझा जाएगा। देखिए, अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कि आप संगत में रहेंगे तो वो आपके अंदर जो कमियां हैं वो बता देगा। वो कमी बताएगा कि बेटा ये कमी है, इनको दूर कर लीजिए। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपके अंदर जो कमियां हैं तो उनको बताएगा, या उनको एक मजबूत तरीके से आपके सामने पेश करेगा। बात चोरी कर लेते हैं, बड़े साफ तरीके से कर लेते हैं, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि वो भी चोर है। वो आपके चोरी करने की गलती को ये नहीं बोलेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। वो कहेगा अरे बाप रे, कितना पॉकेट मारा तूने आज, क्या 5 बस 10, कम से कम 10-20 का टारगेट रखो। वो अलग ज्ञान बांटेगा। ऐसे में खुद को नहीं समझ पाएगा व्यक्ति। तो दूसरा तरीका है कि समझदार व्यक्ति की संगत में रहना, संपर्क में रहना, इससे भी मूल्यांकन होता है। तो समझदार व्यक्तियों की संगत में रहना। संगत का मतलब समझते हो ना? संगत का मतलब समझते हो? कम्युनिटी कह लीजिए। साथ में रहना। साथ में रहने का मतलब नहीं है कि मतलब एक ग्रुप आपका है। इससे क्या होगा, जो आप अगर एक व्यक्ति समझदार व्यक्ति की संगत में रहेगा तो उससे उस व्यक्ति के अंदर जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी। सीखने का जो कौशल है, सुनने का जो कौशल है, समझने का जो कौशल है, वो सारी चीजें डेवलप होंगी। ठीक है। लिसनिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए या होनी चाहिए। इससे भी आप खुद को समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप किसी अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति की प्रवचन सुन रहे होते हैं, या जब आप अपने मम्मी पापा के बातों को सुन रहे होते हैं, उनके द्वारा बताई गई कहानियों को सुन रहे होते हैं, तो उसको आप अपने पे लागू करके देखेंगे। ये कभी ऐसा हुआ होगा, हर एक व्यक्ति करता है जो अच्छा व्यक्ति होता है, तो आपको ये महसूस होगा कभी ना कभी कि यहाँ हम गलत थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपके माँ बाप तो वही सिद्धांत पे है ना, जो समझदार व्यक्ति की एक संगत होती है। वो अच्छी बातें बता रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं वो बातें लगी हुई कि हमने गलत किया उस व्यक्ति के साथ, हालांकि उनको बता नहीं रहे हैं, पर इसमें क्या है, खुद समझ लिए और खुद को समझना है, यही तो है।
खुद को समझना। जैसे कोई भी अच्छा व्यक्ति है, कोई आपका टीचर है, बता रहा कि चोरी करना गलत है और आपने चोरी की, आप बता नहीं सकते पर आप समझ तो लिए ना कि हमने गलत किया है। ऐसे नहीं, खुद को समझे कि हम क्या है, गलत कर रहे हैं, गलत किया है ऐसे, ठीक है। तीसरी चीज आती है, अगर ऐसा हुआ भी है तो ये नहीं है कि आप पश्चाताप की अग्नि में मरे जा रहे हैं। अब गलती होती है, बोला जाता है कि इंसान जो है गलती का पुतला है। अब ये नहीं कि गलती बार बार हो, गलती हो गई एक बार हो गई और बार बार गलती ना हो। गिल्ट फील से बचना चाहिए, उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, आगे गलती ना हो ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए, समझे। तो भी व्यक्ति खुद को बेहतर समझेगा, ठीक। तो गिल्ट फीलिंग से बचना, गिल्ट फीलिंग से बचना। तो तरीके हैं खुद को समझने के। अब दूसरा देखेंगे, आत्मनियंत्रित या आत्मनियंत्रण, मतलब खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना, था कि नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो बताइए खुद की भावना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। जो अभी डेनियल गोलमैन के लर्निंग के 3 तरीके थे, उनमें आप कौन सा तरीका अपनाओगे जिससे आप खुद की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा वाला ना, व्यावहारिक बिहेवियरल, ठीक है, वर्च्यू सद्गुण, सद्गुण। भैया आपको, आपका मन किया चटपटा खाने का, तला बुला खाने का, समोसे वगैरह ये सब चीज खाने का, और डॉक्टर ने मना किया था, आपने जो है परहेज किया, नहीं खाए। तो यही क्या है, संयम। यही क्या है, संयम। तब बताइए ये कठोर अभ्यास से आएगा या आसान तरीके से आ जाएगा। कठोर अभ्यास बहुत कठोर है, तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, संकल्प शक्ति, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का मतलब लंबा समय। इसके लिए क्या होना चाहिए, संकल्प शक्ति का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, संकल्प शक्ति का, कि हाँ हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, फिर चाहे कितना ही स्वादिष्ट खाना आ जाए, भोजन आ जाए, नहीं खाना तो नहीं खाना। ये कब होता है, व्यक्ति को ऑटो सजेशन मोड में होना चाहिए। मोड में होना चाहिए। ऑटो सजेशन मोड का मतलब ये है कि आपने देखा होगा ना कि खुद जब व्यक्ति को ये गलत काम कर रहा होता है तो एक मन क्या उसको रोकता है, रोकता कि नहीं, एक बार रोकता कि नहीं ये काम ना करो, ये गलत है। तो मतलब खुद ही खुद को सलाह दे रहे हैं, खुद ही खुद को सलाह दे रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं अपनी आत्माओं को, अपनी आत्मा को नियंत्रित कर रहे हैं। यही क्या है, आत्म
नियंत्रण है। तो व्यक्ति को ऑटो सजेशन मोड में आना चाहिए या लाना होगा। तो एक बार में हो सकता है या अभ्यास करना होगा ना इसके लिए। जैसे आपको अभी डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है शुगर है और आपको मीठा नहीं खाना है, मतलब आप अपने आप को ना माने, किसी व्यक्ति को बोला कि शुगर है और मीठा नहीं खाना है। आज ही आपने चेकअप कराया और आज ही जो है डॉक्टर ने बता दिया, और आप घर पे गए तो देखा आपके मन पसंदीदा रसगुल्ले रखे हैं। आप क्या करेंगे? पहले मना करेंगे, नहीं नहीं, अगर नहीं ये तो बड़े दूर से मंगाए हैं, बड़े मुश्किल से ये रसगुल्ले आए हैं और खास आपके लिए आए हैं क्योंकि आपके पसंदीदा हैं। तो क्या डॉक्टर ने मना किया है, नहीं खाना? अरे चलो सारा ना खाओ, एक दो पीस खा लीजिए। तो फिर आप क्या करोगे? चलो आज ही तो बोला है, आज खा लेते हैं, एक दो पीस खा लेंगे। आपने खा लिया, फिर शाम को और बीमार हो गए। फिर डॉक्टर ने कहा खाए थे कि एक खाया था, वो आ गया था घर पे तो खा लिया, खुद लोग कहने लगे थे तो खा लिया। फिर आप अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे, अब नहीं खाना। और जब आप अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर लेंगे तो फिर व्यक्ति कितनी भी आपकी मनपसंद चीज़ें ला के रख दे और डॉक्टर ने मना किया तो आप नहीं खाएंगे, टालेंगे उसको। नहीं, आपका मन कर रहा है तो आप वहां से या तो हट जाएंगे, खुद हट जाएंगे, खुद बच जाएंगे या उस चीज को बचा लेंगे, हटा देंगे कि नहीं हटी, इसको देखूंगा तो मन करेगा खाने का, होता कि नहीं ऐसे, उससे दूरी हो जाएगी। तो ये बोला जाता है ऑटो सजेशन मोड। अब तीसरी कंडीशन क्या है? ये क्या था? खुद को समझना और खुद की भावना को नियंत्रित करना, मतलब आत्मनियंत्रण। तीसरा क्या था? बोलो इमोशनल इंटेलिजेंस में तीसरा तरीका क्या था? दूसरों को समझना। दूसरों को समझना। तो बताइए दूसरों को कैसे आप समझ सकते हैं? इसके लिए क्या क्या अभ्यास करने होंगे बताइए? मंदाकिनी आप बताएंगे, आप तो बीएड कर रही हैं ना। दूसरों को कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या अभ्यास करने होंगे तब आप दूसरों को समझ सकते हैं? तब समझाएंगे। हाँ बताइए दूसरों को कैसे समझेंगे, बताइए। वही तो कह रहे, कैसे जानेंगे इन सब चीजों को? आप बताएं। हाँ हाँ, समानुभूति मतलब खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना। बोला जाता है कि आप हमें नहीं समझते हैं। ऐसी शिकायतें आपके सामने कई आई होंगी, कई लोगों ने बोला होगा कि आप हमें समझते ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, ये समस्याएं आई होंगी। अगर किसी को समझना है तो खुद को उसकी जगह रख के देखना होगा, तब उस चीज को समझ पाएंगे। अगर एक विकलांग की पीड़ा को समझना है तो खुद को उसकी जगह रख के देखो कि एक पांव से वो व्यक्ति कितना सफर तय करता है। आप लंगड़ी खेल के देखो, 2 मिनट में ही गिर जाएंगे। एक पांव पर खड़े होकर देखो, 2 मिनट से ज्यादा आप खड़े नहीं हो पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। और वो व्यक्ति एक टांग से पूरा सफर तय करता है, समझे? दूसरों को तभी समझा जा सकता है जब खुद को उसकी जगह रख कर देखें, ठीक है? एम्पैथी बोला था कि नहीं, बताया था?
समानुभूति। चोट अगर उसको लगी है तो उसकी जैसे महसूस करके देखो, समझे कि अगर आपके चोट लग जाती तो आपको कितना दर्द होता। आपको जला दिया जाता तो आपको कितना दर्द होता। दहेज हत्या वाले मामले देखिए ना, महिला को यूं ही आसानी से जला दिया जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तब जब आप खुद को उस व्यक्ति की जगह रख के देखिए, तब समझ में आ जाएगा। और जब इतना समझ लेंगे तो किसी के साथ गलत करने से बचेंगे कि नहीं, खुद ही बच जाएंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यवहार कीजिए दूसरों के साथ भी जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं करना है व्यवहार जो खुद को भी अच्छा ना लगे, समझे। बैठ जाइए। तो दूसरों को समझना मतलब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना, खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना। एम्पैथी, समानुभूति, समानुभूति। तभी तो दूसरों को समझ सकते हैं ना, ये करना होगा। दूसरा और क्या है, और कैसे आप दूसरों को समझ सकते हैं। वो देखिए, ऐसे आप महिलाओं के उत्पीड़न की बात करें, दलितों के उत्पीड़न की बात करें, तो कैसे समझ सकते हैं वो उन लोगों को। मूवी देख करके, उनसे संबंधित मूवी देख करके, उनके साथ कितने अत्याचार हुए उनसे संबंधित फिल्में देख करके आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को। उनके बारे में सुन करके तो फिल्में देखकर, कहानी सुनकर या सुनना, इन सब चीज के द्वारा भी आप दूसरों को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, आपने देखा होगा अलग अलग जो है बोलियां, अलग अलग तीव्रता बोलचाल की, उसकी व्यक्ति की अलग अलग भावनाओं को दर्शाती है। जैसे कोई रो रहा है, दर्द से कर्रा रहा है, तो आप क्या समझें कि इस व्यक्ति को दुख है कि नहीं है। ये खुशी में रो रहा है, कर्रा रहा है, दुख है, इसका मतलब आप समझ ले रहे हैं उसको, नहीं समझ ले रहे हैं। और कोई व्यक्ति जो है खूब ठा के मार के हंस रहा है, तो आप उसको समझें कि ये परेशान है, नहीं परेशान है ना, खुश है वो, तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो मूवी के दृश्यों से हो, चाहे कोई कहानी पढ़ने से, सुनने से हो, इन सब अभ्यास से भी आप समझ सकते हैं दूसरों की भावनाओं को, या दूसरों को समझ सकते हैं। अब चौथा पॉइंट था, बताइए चौथा पॉइंट। हाँ, पढ़ना, सुनना, फिल्में देखना, ये सब चीज। चौथा पॉइंट बताइए। दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना। कैसे कर सकते हैं आप दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित, उसके लिए आपको क्या करना होगा। दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना। बताइए कौन से वो आपको काम करने होंगे, अभ्यास करने होंगे, जिससे आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। बताइए दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, आप ये बताइए। बोलिए, आसान है। दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब सीधे सीधे ये
समझ लीजिए कि आप फिर उस व्यक्ति को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, आप फिर उस व्यक्ति को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, तभी तो नियंत्रित करेंगे ना। आप अगर चाहेंगे कि इस व्यक्ति को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आप दिला देंगे उसको। आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति रोने लगे तो आप रुला देंगे उस व्यक्ति को। आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति हंसने लगे तो आप हंसा देंगे उस व्यक्ति को। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित कर चुके हैं, यही तो है ना। फिर वो अपनी भावनाओं से नहीं चल रहा, फिर आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, उसकी भावनाओं से खेल रहे हैं। ये है। तो ये कब आ सकता है, किन अभ्यासों से आ सकता है, बताइए। ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले है कॉन्फिडेंस, विश्वास, उस व्यक्ति को भरोसे में लाना, विश्वास जगाना, होता है कि नहीं। आपको अगर किसी व्यक्ति पे आपको भरोसा नहीं है तो आप उसका मन बदल नहीं सकते, उसकी भावनाओं के साथ आप खेल ही नहीं सकते, आप उसको अपने तरीके से चला ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है? विश्वास, कॉन्फिडेंस। विश्वास जगाना, विश्वास बनाना। आपने किसी व्यक्ति के मन में अपना विश्वास जगा दिया, भाई वो व्यक्ति आपके प्रति विश्वास रखता है, आपने विश्वास जगाया, उसको ये एहसास दिला दिया कि आप कभी उसके साथ गलत नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, आप उसके शुभचिंतक हैं, आपके पूरे विश्वास में आ गया। और आपने कहा कि चलो आओ घूमने चलते हैं, तो कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हामी उसने तभी भरी ना जब वो आपका विश्वास देख चुका कि भाई कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ जाना सेफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप उस व्यक्ति को ले गए और ले जा करके आपने जो है उस व्यक्ति को निपटा दिया, मर्डर कर दिया। ये घूमने गए, पहाड़ों से धक्का दे दिया, भाई ये कोई कर सकता कि नहीं व्यक्ति। तो ये व्यक्ति क्यों, कैसे नियंत्रित कर लिया था उस व्यक्ति की भावनाओं को? क्योंकि वो विश्वास में ले लिया था उसको, और विश्वास में नहीं लिया तो आता उसके साथ नहीं आता ना, नहीं आता। इसका मतलब है कि जो आप चाह रहे थे वो उसने नहीं किया। तो क्या आपने उसकी भावना को नियंत्रित किया? नहीं किया। आपने पहले विश्वास में लिया और जो आप चाह रहे थे वो उसने किया, तो आपका सिद्धांत पूरा हो गया। तो दूसरों की भावना को नियंत्रित करना के लिए सबसे पहले अभ्यास करना है कॉन्फिडेंस का, करना होगा, ठीक है, विश्वास जगाना होगा। दूसरा बताइए, और क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है दूसरी की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बताइए। कभी ऐसा तो हुआ होगा आपके साथ भी? हाँ, हाँ, उसकी तारीफ करना, छोटे छोटे प्रयोग करना, तारीफ करना। भाई आप, कोई व्यक्ति उदास है, आप उसकी तारीफ करेंगे, उसकी उदासी का कारण पूछेंगे, उसको तसल्ली देंगे, तो वो आप पे विश्वास करेगा, फिर अपनी समस्याएं बताएगा, आप उसके मन की जो स्थिति है, मन की जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, वो उसको समझ लेंगे। फिर आपको पता है कि इसकी कमजोरी ये है, इसकी मजबूती ये है, और फिर आप उसकी कमजोरी को या उसकी मजबूती को देख करके आप उसकी भावनाओं को अपने अनुसार चला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चला सकते हैं। जैसा उसने बता दिया कि मैं इस वजह से रो रहा हूं, इस वजह से दुखी हूं, आप उसके अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप चाहेंगे कि वो आपका दोस्त उस कंडीशन से बाहर निकले, तो आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको बताएंगे कि ये सब बेवकूफ़ी है, जो चला गया,
उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने से क्या फायदा। अच्छा बताओ सारी क्या बात है, एक ही बात में छिपाना। आपने विश्वास जगा दिया, बोला कि मैं किसी से कहूंगा नहीं, कहूंगी नहीं, ये बात हमारे तक ही सीमित रहेगी। उसको भरोसा दिला दिया, वो आपको सारी बातें बता देगा। आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, हुआ इसको, जो भी घटना हुई है उसको सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, अब नई जिंदगी शुरू कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति की तारीफ करने से, उसको तसल्ली देने से वो व्यक्ति उन बुरी भावनाओं से बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। आपने कहा चलो छोड़ो, उठो, मुंह धुलिए, पानी पिलाया, चलो आप घूमने चलते हैं, मूवी देखने ले गए हैं, आइसक्रीम खिलाए, उसकी मनपसंद है, उससे पूछे क्या पसंद है आपको खाने में, कुछ नहीं, अरे बताओ क्या, छोड़ो, तो आइसक्रीम दिलाए। वो सोच समझ नहीं पा रहा है कुछ भी, वो सिर्फ उस उदासी में था। तो जो उसकी भावनाएं थी उनको पूरी तरह से कौन ऑपरेट कर रहा है, आप कर रहे हैं। उनको कौन नियंत्रित कर रहा है, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटे छोटे प्रयोग करके, जैसे उदाहरण से आप तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है, तारीफ करना। तारीफ करके किसी व्यक्ति की, आप लोगों ने, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम निकाला है, अपना उद्देश्य पूरा किया है, बताइए। मैं मानता सभी होंगे, सभी हैं कि नहीं? क्या आपने तारीफ की है, अपना उल्लू सीधा कर लिया है? कोई है जिसने नहीं किया सर? आप बताइए, क्या है ऐसा कोई? कब? और घटना बताइए। हाँ, फ्रेंड से पैसे लिए हैं, और ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कपड़े ले लिए। अच्छा, आप बताइए। अरे देखिए, तो तारीफ करती हैं। किसी, अरे मान लीजिए खाना पका अच्छा बनाना जानती है, पकाना, तो आपने अरे स्वादिष्ट खाना, उन्होंने कहा कि दीदी तुम खाना बनाओगी, कह रहे अरे पागल, मुझसे अच्छा तुम बनाती हो, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाती हो, और उन्होंने बना दिया, क्या तारीफ कर दी अब तो ऐसे। अरे देखिए, अपने HW जो है उनसे करा लिए, होमवर्क जो है। हाँ, HW, हाँ हाँ, तो वही चीज है। तो आपने तारीफ की और वो मान गई। आपने सुन लो बेटा, यही दोनों बैठी हैं, बताओ। आप सुन लीजिए, देखिए असली खेल यहाँ हो रहा है, ये आपकी भावनाओं से खेल रही हैं, नियंत्रित कर लिया इन्होंने। आप दोनों एक दूसरे फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे का उल्लू सीधे कर लेते हैं। आप तारीफ कर लीजिए, तारीफ करके आप अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं जी। आप शिवानी, कभी हुआ ऐसा? पापा गया, अरे वाह। आज जब पैसे नहीं बनाए तो पापा को बोलो कि आप तो आज हीरो लगे, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, पापा क्या बात है,
हैं? पापा ने कहा कि आज तो बेटी ने तारीफ कर दी। अच्छा बताओ बेटा क्या मांगती हो? हैं? ठीक है 500 का नोट। हाँ तो ठीक है, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी ऐसा किया? हाँ। अरे खेत का अगर कोई काम करना है, किसानी खेती का काम करना है, लेकिन हमको इतना नहीं जानकारी है, तो ऐसे में तो ज्यादा वो होगा नहीं ना कि वो भी कहते हमको जानकारी नहीं है। मतलब कोई ऐसा तरीका अपनाया हो कि वो जाने के लिए खुद तैयार हो, अरे हम जाएंगे। कभी ऐसी कहानी सुनाई हो, अरे बड़े भाई से काम करवाओगे, ये तो पाप होता है। नहीं, हम सबसे छोटे हैं। हाँ हाँ, वो आप छोटे हैं? अरे तब तो वैसे ही बात बनती है, आप छोटे हैं कि छोटे भाई से काम कराओगे। देखिए भारतीय समाज में सब छोटों का ज्यादा शोषण होता है ना। पानी पिलाने बेटर से लेकर के सारे काम वही करता है, छोटा बच्चा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।